हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश आगा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए जो कि एग्जाम के नजरिए से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कम्बाइंड हाई सेकेंडरी लेवल हो या कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो, या आप कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई मान लीजिए आप 9, 10, 11, 12 क्लास के यदि छात्र हैं और एग्जाम में बेहतर मार्क्स प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उस नजरिए से भी आपके लिए ये बहुत बेहतर सेशन होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी से एक नम्र निवेदन करता हूं और ऐसी आशा रखता हूं कि आप मेरे वीडियो का अंत तक बने रहेंगे। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखते हैं तो कुछ तथ्यों से आप वंचित हो जाएंगे जो कि एग्जाम के नजरिए से कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं ठहराया जा सकता है। इससे पहले मैं आप सभी को नए साल की शुभ अवसर पर अपने ओर से सदा अर्पित प्रेम पूर्वक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और आपके घर परिवार को, माता पिताओं को नमन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि जो 2023 में आप कामयाबी से एक कदम पीछे होंगे शायद, तो इस बार 2024 में आप कामयाबी को हासिल कर लेंगे अपने यथक परिश्रम से, ईश्वर की कृपा से। और ईश्वर की कृपा सदा आपके सर पर बना रहे, घर परिवार पर बना रहे और स्वस्थ रहे। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। आज का मेरा विषय है सुभाष चंद्र बोस, यानी एक ऐसे लाल जिन्होंने जिन्होंने भारत पर तो जन्म लिया, पर मृत्यु कहाँ हुई इसका कोई इतिहास में सटीक उल्लेख नहीं मिलता है। यूं कह लीजिए, इनकी मृत्यु जो है विदेश में शायद हुई होगी, लेकिन इतिहास में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। अलग अलग इतिहास पढ़ेंगे तो अलग अलग उनके मृत्यु को लेकर वर्णन किया गया है। मैंने यूं कह लीजिए, ये आज भी एक राज ही है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि वो अभी जिंदे होंगे। ठीक है, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने ओर से हर संभव प्रयास करते हैं, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, है ना, कई देशों में जाते हैं और वहां के मुखिया से मिलते हैं और वहां से मुखिया से मिलकर एक रणनीति बनाते हैं और अपने देश भारत को आजाद कराने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हैं। अब उस प्रयास में अपने सुख सुविधाओं को सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपनी माता को भी कुछ ऐसी रणनीति बनाते हैं देश को आजाद कराने के लिए, जो कि उनकी माता उनसे बहुत नजदीक थी, मतलब बहुत करीब थी, माता को बहुत चाहते थे। अपने रणनीति जो है अपनी माता तक को भी नहीं बताते हैं और ब्रिटिश उनको खोजने में नाकाम हो जाती है। ब्रिटिश उनको सीआईडी, न जाने किन किन नामों से जानती है उनको। ब्रिटिश को आंखों में धूल झोंकते चले जाते हैं। अब ब्रिटिश उनका बाल बाका तक नहीं बिगाड़ पाती है। चैलेंज के साथ, यानी बोलते हैं कि अगर मुझे 4-5 दिन तक यदि हमको ब्रिटिश नहीं पकड़ पाई तो हमको ब्रिटिश किसी भी समय नहीं पकड़ पाएगी। और होता भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, तो ऐसे ही एक लाल के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2024 में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति कौन है, आप अब तक अनुमान लगा चुके होंगे। तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, आपका भारत स्वतंत्रता संग्राम का लीडर सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है आपका 1897 में 1897 में उड़ीसा के कटक में होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, कटक उड़ीसा का एक स्थान है। कटक, कटक में जन्म होता है। तो जैसे कि ब्रिटिश पीरियड में जो बंगाल जो हुआ करता था, आपका आसाम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन चारों स्टेट को मिलाकर माने पश्चिम बंगाल, चारों स्टेट को मिलाकर बंगाल कहा जाता था। तो ऐसे समय में उड़ीसा में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई, आगे का पढ़ाई लिखाई जो है वो कलकत्ता में करते हैं। ठीक है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो माता थी प्रभावती थी और इनका पिता जो थे जानकी नाथ बोस थे। ठीक है, माता प्रभावती प्रभावती और पिता थे जानकी जानकी नाथ बोस। ठीक है, और इनके जो बड़े भैया थे शरद चंद्र बोस थे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। शरद चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर थे। तो देखिए इनका जो
स्कूल में दाखिला जो होता है वो 1902 ईस्वी में होता है और 1912 ईस्वी तक ये अपना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2002 में जब वो स्कूल फर्स्ट बार जाते हैं तो एक बार ठेस लगकर, यानी पत्थर में ठेस लगकर वो गिर जाते हैं और उस दिन उस दिन उनकी माता कहती कि ठीक है रहने दो, आज स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, और पूरा दिन रोते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो सोच सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर में, वो जो व्यक्ति जो कि एक समय में विश्व स्तर का एक लीडर बनता है, उस व्यक्ति में जो छोटे काल हो इतना पॉजिटिव एनर्जी था कि जो बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है वो बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया, उसके लिए दिन भर रोता है कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाया। और उसके माता पिताजी समझाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मत रो, आज नहीं तो कल जरूर स्कूल जाना। और वो जाते हैं और स्कूल में ऐसे पढ़ाई करते हैं कि 100 बच्चों के बीच में एक हीरे के जैसे चमकते हैं। उनकी बुद्धि की तेज जो है इतनी प्रभावित करती है लोगों को कि सिर्फ भारत को नहीं बल्कि विश्व के नेता को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जानते हैं कि 1902 में जाते हैं और उनका स्कूली शिक्षा जो है आपका 1912 ईस्वी तक रहता है। तो इन दिनों में ब्रिटिश का शासन चल रहा था। ये जो पढ़ाई करते हैं 1902 से लेकर 1912 तक, ये आपका उड़ीसा में ही करते हैं। लेकिन ब्रिटिश जो क्या करती थी, आम भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव रखती थी। तो उड़ीसा से वो आ जाते हैं कहा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और ये बहुत धनिक परिवार से बिलोंग्स करते थे, सुभाष चंद्र बोस। इनके जो फादर थे जानकी नाथ बोस, ये उच्च तबके के वकील थे। घर में पैसा का कोई अभाव नहीं था, घर में पैसों का भरमार था, ऐशो आवास का जीवन था। लेकिन सारे ऐशो आवास के जीवन को त्याग करके और ये देश के लिए कुछ करना चाहते थे। बोलते हैं ना, हीरे की पहचान सोनाली की होती है। यूं ही समझ लीजिए, आप मुहावरा पढ़े होंगे, सोने की पहचान। मैं हीरा कह दिया, सोना से थोड़ा बेहतर बना दिया। ये मत सोचिएगा कि मैं फर्ज गलत बोल दिया। तो देखिए वहां से वेस्ट बंगाल आते हैं और प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका दाखिला होता है। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज जो होता है वहां दाखिला के दौरान ये देखते हैं ये कि उड़ीसा में जो वो देख रहे थे कि उड़ीसा में जो अंग्रेज जो है या अंग्रेज जो टीचर थे, कहीं ना कहीं भारतीयों के साथ एक मतभेद रखती थी, उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखती थी। तो वो उड़ीसा से छोड़कर वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंसी कॉलेज में आते हैं कि शायद यहाँ कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां पर भी उससे भी ज्यादा दिखते हैं। अब जानते हैं कि ये देखकर उनके मन मस्तिष्क पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है कि आखिर ब्रिटिश को हम लोग बिगाड़े क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये इनकी नजर में मानवता क्यों नहीं है। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ शब्द इनके दिमाग में दिन रात गूंजने लगते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। एक बालक, बालक ही कह लीजिए इनको क्योंकि छोटा है उम्र अभी। ऐसे समय में कॉलेज में जब पढ़ते थे तो एक समय की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएफ ऑस्टेन, ठीक है, ईएफ ऑस्टेन एक प्रोफेसर थे, ठीक है, जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। एक बार क्या होता है कि ये छात्र को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं, ठीक है, और
छात्रों को जब बुरी तरह से पीटते हैं और साथ में बाकी छात्रों के साथ जो भेदभाव रखते हैं माने इंडियन होने के नाते, तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहीं बहुत ज्यादा खलता है। और ऐसे तो EF 14 से सभी लोग परेशान थे, सभी छात्र परेशान थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस आने के साथ साथ इनको परख लेते हैं कि इनका इलाज कुछ और होना चाहिए, और ये बच्चों को भड़काते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि EF 14 के साथ धक्का मुक्की हो जाता है, यानी मैन हैंडलिंग हो जाता है। धक्का मुक्की कहना थोड़ा खराब लग रहा होगा एक प्रोफेसर के साथ, तो इनके साथ मैन हैंडलिंग होता है। मतलब बोलते हैं ना हिंदी में जो कहावत है, जैसे को तैसा, ऐसा कुछ होता है इनके साथ। और स्कूल कॉलेज प्रशासन जो है एक्शन में आ जाती है, और ये क्या करते हैं, जाके अपने प्रिंसिपल महोदय से कंप्लेन करते हैं सुभाष चंद्र बोस और उनके मित्र मंडलियों का, कि उनके मित्र मंडली इनके साथ कुछ ऐसा हरकत करते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है माफी मांगने के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि माफी उन टीचर को मांगना चाहिए जो कि हमारे साथ इस तरह से बर्ताव रखते हैं। लास्ट में सुभाष चंद्र बोस माफी नहीं मांगते हैं और उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वो अध्यक्ष थे, छात्र का अध्यक्ष थे, तो जाहिर सी बात है छात्रा का अध्यक्ष होने का तात्पर्य यही है कि जब बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होता है तो बच्चे किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है अध्यक्ष के पास जाएंगे। मतलब छात्रों का अध्यक्ष थे, जिसको आप लोग GS कहते हैं। आप लोग आज भी कॉलेज में इलेक्शन होता है तो एक GS पोस्ट होता है, जनरल सेक्रेटरी छात्रों का, तो बच्चे जाके इन्हीं को कहते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये आग बबूला हो जाते हैं और माफी नहीं मांगते हैं ये, और उनको कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है। कॉलेज छोड़ने के पश्चात ये बहुत टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उनका लाइफ क्या होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत आतुर हुआ करते थे। ये बहुत अच्छी विचार था इनका पढ़ाई के प्रति, और ये कहीं ना कहीं व्याकुल होकर घर की ओर जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि इनको पुनः कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, ठीक है, स्कॉटिश कॉलेज में। स्कॉटिश कॉलेज में 1916 में इनको दाखिला मिल जाता है और वहां पढ़ाई करते हैं और BA फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं। आर्ट्स लेकर पढ़ते थे और BA फर्स्ट डिवीजन मारते हैं BA में। और इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि ब्रिटिश लोग भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते थे इनसे बात करने में। बहुत सॉलिड टाइप का इंग्लिश का प्रयोग करते थे, मानो ऐसा प्रतीत होता था कि ये ब्रिटिश ही हो। काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे ये। ऐसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखा जाता है ऐसे बहुत सारे लीडर थे जो कि इंग्लिश अच्छे बोल पाते थे, लेकिन उन्हीं में से एक ये थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के हम लोग नाम से जानते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद इनके आध्यात्मिक गुरु थे, और पॉलिटिकल गुरु अगर देखा जाए तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास वही लीडर है जिन्होंने आजादी के समय तक आते आते वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। इनके पॉलिटिकल लीडर थे और अपने छात्र अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद का सारा किताब को पढ़ लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो एक छात्र मान लीजिए टीन एज में हो और उस कंडीशन में अपना सारा पढ़ाई कर लिया हो और साथ में एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो कि विश्व स्तर का हो, उनके सारे किताबों को पढ़ लिया हो, तो उनका मन मस्तिष्क आप समझ सकते हैं किस तरह का होगा। काफी पॉजिटिव विचारधारा थी उनकी। और चित्तरंजन दास जो थे, जो कि पॉलिटिकल लीडर थे इनका,
माने पॉलिटिकल नॉलेज इनसे अर्न करते थे, प्राप्त करते थे। देखिए, अब एक समय आता है जिस समय में भारत को आजाद कराने के लिए देश का हर युवा पीढ़ी अपने तरफ से कहीं ना कहीं योगदान दे रहा था। जिसे जो बनता था वो अपने तरफ से योगदान देता, कोई धन का योगदान देता था, कोई शारीरिक योगदान देता था, कोई चीजों को बहिष्कार करके योगदान देता था। जैसे कि आप देख लेंगे कि असहयोग आंदोलन, कोई हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो हर व्यक्ति अपने ओर से योगदान दे रहा था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाए थे। निजी तौर से अपनी अपनी ओर से लोग योगदान दे थे देश को आजादी कराने के लिए। हमारे जो माताएं बहनें जो है आभूषण तक गांधी जी को दे दिए थे। क्यों? कि ताकि इस पैसे का उपयोग देश की आजादी में किया जाए। कुछ छात्र थे जो कि उनको दान के रूप में या पुरस्कार के तौर पर कुछ पैसे मिल जाता था, उस पैसे को वो ले जाकर गांधी जी को दे देते थे ताकि इस पैसे का सदुपयोग किया जाए देश की आजादी के लिए। ऐसे में से एक कवित्री का नाम बता देना चाहूंगा आप लोगों को, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा भी जो थी कविता लिखती थी, तो एक बार उनको पुरस्कार के तौर पर चांदी का कोटरा मिला था, तो चांदी का कोटरा ले जाके गांधी जी को दे देते हैं ये, और उनको 7 आना कुछ पैसा प्राप्त होता है। तो 7 आना जो है पैसा जो है जाके गांधी जी को देती है, कहती है कि आप इसे देश की आजादी में लगा दीजिए। तो सोच सकते हैं कि उस समय में सारे छात्र, सारे जनता, सारे हमारे माता बहनें, सभी बच्चे तक, यहाँ तक बच्चे तक भी अपना अपना योगदान दे रहे थे देश को आजाद कराने में। तो सुभाष चंद्र बोस तो उच्च तबके के लीडर थे, तो उनका योगदान तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा होगा। अब देखिए, समय आता है आपका 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में इनके पिताजी और भैया जो है, बड़े भैया शरद चंद्र बोस चाहते हैं कि वो आईसीएस का एग्जाम दे और एक अच्छा वेल सर्विस करे और उनका लाइफ जो है बेहतर हो। पर ईश्वर तो कुछ और ही चाहते थे इनसे कराना। आईसीएस की एग्जाम क्या होता है? देखिए, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, आईसीएस का भी यदि कहा जाए, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, यानी आज भी देखिएगा इंडियन सिविल सर्विस में यदि जाना हो तो लोग यूपीएससी को एग्जाम में पास करना पड़ता है और आईएएस बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये आज भी भारत का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है। और वर्ल्ड का देखा जाए तो 2 नंबर रैंक रखता है ये एग्जाम। माने इस एग्जाम में पास करना एक बहुत बड़ी चुनौती को सामना करने का बराबर होता है, क्योंकि इसमें बहुत टफ लेवल का एग्जाम, बहुत टफ लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके आईक्यू लेवल शायद जितना ना हो उससे कहीं ज्यादा पूछी जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन जाके 1920 ईस्वी में और वहां जाकर आईसीएस का एग्जाम देते हैं। देखिए, इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए जो छात्र जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाते हैं ऐसे एग्जाम को पास करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को इतने समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। अब मात्र फॉर्म फिलअप करने के 6 महीने के पश्चात ही आईसीएस का एग्जाम देते हैं और एग्जाम में पास करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 4th रैंक हासिल करते हैं। अब सोचिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में 4th रैंक हासिल करना आईसीएस के एग्जाम में, क्या टैलेंट होगा उस छात्र के पास। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, जहां लोग पास करने के लिए आपको 4 साल लगता है, उस एग्जाम का पूरा सिलेबस को ये सिर्फ मात्र 6 महीना में कवर करते हैं और 4th रैंक हासिल करते हैं। नौकरी भी लग जाता है इनको।
अच्छा जीवन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं बताया जैसे कि ईश्वर इनसे कुछ और ही कराना चाहते हैं। ये घर में आते हैं, आके अपने माता श्री को कहते हैं, प्रभावती को कहते हैं कि माता मैं ब्रिटिश का सेवा नहीं करना चाहता, मैं ब्रिटिश के अंदर में रह के काम नहीं करना चाहता। माता पूछती है क्यों? बोलते कि जिस जो ब्रिटिश हमारे देश की जनता को खुश नहीं रख सकती है, हमारे देश की जनता के ऊपर दमन नीति चलाती है, अत्याचार करती है, ऐसे ब्रिटिश का कार्य या ऐसे ब्रिटिश के अंदर में रह के मैं गुलामी का जीवन नहीं जी सकता, मुझे ये काम नहीं करनी है। लास्ट में पिता जी भी इनके ऐसे तर्क से सहमत होते हैं। और शरद चंद्र बोस जो थे, इनके बड़े भाई थे, वो तो फ्रीडम फाइटर थे ही। कहीं ना कहीं शरद चंद्र बोस भी मानते हैं कि ना, सुभाष जो कह रहे हैं वो उचित कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही फ्रीडम फाइटर थे। और होता भी कुछ इसी तरह है, नौकरी से रिजाइन दे देते हैं, भारत आते हैं। देखिए, इतने टॉप लेवल का एग्जाम देने के पश्चात, पास करने के पश्चात, ऑल ओवर वर्ल्ड में 4th रैंक हासिल करने के पश्चात, जो कि जिस एग्जाम को पास करने के लिए लोगों को 4 साल लगता है, वो 6 महीना में एक छात्र कंप्लीट करता है, और इसके बाद नौकरी भी मिलता है और नौकरी को भी त्याग देते हैं। किस लिए? देश को आजाद कराने के लिए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कुर्बानी होगी। ठीक है, हमें आजादी जो मिली है इतनी सहज से नहीं मिली है। लोगों ने बहुत अपने सुख सुविधाओं को त्यागे हैं, तब जाके हमें आजादी मिली है, तब जाके हम आजाद से जी रहे हैं। और मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही दिग्गज नेताओं की कुर्बानी के बदौलत ही मैं आपको सामने आज पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो अब तक मैं जितना क्लास कराया हूँ, इतने ही क्लास में मुझे देशद्रोही की संज्ञा देकर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता और मांडली जेल में भेज दिया जाता। ठीक है, तो आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे कि आप देखते हैं कि 1920 में वो आईसीएस का एग्जाम को पास करके नौकरी करने के पश्चात भी वो भारत आते हैं। और 1930 ईस्वी में आपका अखिल भारतीय युवा संघ का अध्यक्ष चुने जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जब चुने जाते हैं तो जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट, अब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए तो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है इनको। ठीक है, 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष 1930 ईस्वी में इनको चुना जाता है। तो देश में जो ब्रिटिशों का जो कुछ गतिविधियां चल रही थी, जो कि कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जाता था, तो उसमें उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार इनके नाक में नकेल कसना आरंभ कर देती है। मतलब कहने का मतलब, इनको हेरसमेंट करना स्टार्ट कर देती है और इनको उठाकर कहाँ डाल देती है? जेल में। जेल कैसा था? मांडली जेल में। ठीक है, इस मांडली जेल में यदि मैं इसका उल्लेख करूं तो आप आधा साहस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। देखिए, मांडली जेल एक ऐसा जेल था जो कि इसके एक एक कमरा, जैसे कि आज आप देखते होंगे कि जेल जो है अत्यंत साफ सुथरा होता है। यहाँ तक उत्सव भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्सव भी मनाया जाता है। और उस समय, आज का समय में जो है, मानवता बात का कहीं भंग ना हो, ऐसा ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन उस समय में, जब ब्रिटिश का समय चल रहा था, उस समय में मानवतावाद नाम का कोई शब्द ही नहीं। जिस मांडली जेल में सुभाष चंद्र बोस को बंद किया गया था, वो जेल एक नर्क से कम नहीं था। इस जेल का हर कमरा में चूहा, बड़े बड़े चूहा रहा करती थी, मच्छर, कीड़े मकोड़े। ऐसा माना जाता था कि यदि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए, 2-3 साल का सजा सुनाया गया हो और मांडली जेल में उन्हें भेज दिया गया हो, तो 2-3 साल रहने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीना में वो व्यक्ति की कोई गंभीर बीमारी होकर स्वर्ग सिधार देंगे। ठीक है, तो होता भी कुछ इसी तरह का है। सुभाष चंद्र बोस जब वहां जाते हैं तो जाहिर सी बात है, खाना ठीक नहीं, चारों ओर वातावरण बदबूदार, चूहा, कीड़े मकोड़े, तेलचट्टा, है ना,
ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस को क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाता है जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो उन दिनों में आज टीबी का जो इलाज है सहज है, या टीबी का इलाज है पॉसिबल है, लेकिन उस समय में टीबी का इलाज नहीं। टीबी का इलाज, टीबी होना मतलब मौत के मुंह में समा जाना। तो सुभाष चंद्र बोस को टीबी हो जाती है और पैसा इनके पास तो अवेलेबल था ही, अपने इलाज कराने के लिए वो यूरोप चले जाते हैं। यूरोप जाते हैं, वहां अपना टीबी का इलाज कराते हैं। और टीबी का इलाज कराने के बाद वहीं पर एक लेडीज से उनको मुलाकात होता है, जो कि उनकी प्रेमिका होती है, एमिली, ठीक है। और उनसे शादी भी करते हैं। एमिली यूरोप में ही एक लेडीज जो इनकी प्रेमिका बनती है, और इनसे एक बेटी भी होता है। 1934 में ये शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटी भी होता है जो कि नाम होता है अमृता घोष। सॉरी, अमृता नहीं, अनिता घोष, ठीक है, अनिता घोष था। तो अब देखिए, वहां से आप आते हैं, पुनः भारत आते हैं। भारत आते समय देखिए, गुजरात के हरिपुरा में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो कि 1938 में होता है, ठीक है। गुजरात के हरिपुरा में 1938 में अधिवेशन होता है और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए, ये जिस सभा में शामिल होते थे, उनकी तेजस्वी भाषण को सुनकर लोग मोहित हो जाते थे। और देखने सामने वाले जो लोग होते थे, उनको लगता था कि नहीं, इस व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो कि कुछ करने की क्षमता रखता है। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए थे सुभाष चंद्र बोस। उनके भाषण को सुनकर एक समय में गांधी जी जैसे लीडर का भी माथा खनक जाता है। और ये व्यक्ति इतना पॉजिटिव होते हैं कि जो हम लोग देश को आजाद कराने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे थे, वो पल भर में प्राप्त कर लेना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1930 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में वो झंडा फहरा देते हैं और झंडा फहराकर स्वराज की मांग कर लेते हैं। मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। आप जो डोमिनेंट स्टेट दे रहे थे, स्वायत्त शासन दे रहे थे, मतलब कुछ कुछ प्रांतों में, हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग तक कर लेते हैं। अब देखिए, जो 1938 में जो इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उस समय में गांधी जी कुछ नीति बनाते हैं। कांग्रेस का तो अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं 1938 में, 34 में बोल दिया, 38 में अध्यक्ष चुन जाते हैं। पर गांधी जी का कहना यह होता है कि देखिए, कि मानता हूं कि आप कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन आप कोई भी कार्य करेंगे तो कांग्रेस कमेटी को जना के करेंगे, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जो कांग्रेस पार्टी फॉर्म करेंगे, मतलब जो आप एक दल बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में जो जो मेंबर रखेंगे वो गांधी जी के विचारों से मेल होना चाहिए। और गांधी जी देखिए, कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का विरोध में थे। नहीं, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में नहीं थे, ना ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरोध में थे, पर दोनों का विचारधारा कुछ अलग था। सुभाष चंद्र बोस नॉन वायलेंस पर विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि देश को आजाद कराना है तो वायलेंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लल्लू चप्पू बातों से नहीं चलता है, टेबल टॉक से काम नहीं बनता है। और वहीं गांधी जी चाहते थे कि हिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए प्रेम पूर्वक वार्तालाप अत्यंत आवश्यक है। तो दोनों का उद्देश्य एक ही था कि भारत को आजाद कराना है, लेकिन
दोनों का जो रास्ते जो थे अलग अलग थे। तो जब ये कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है आपका 1938 में लाहौर में, इस अधिवेशन में आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी, देखिए गांधी जी अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन गांधी जी का एक कैबिनेट है ना, जो कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्शन में उतरते हैं, उनका नाम होता है सीतारामैया। ठीक है, तो सीतारामैया जो नाम था रमैया, कहीं ना कहीं गांधी जी की ओर से सिलेक्ट हुए थे सुभाष चंद्र बोस के एंगेस्ट में। लेकिन ऐसा होता है कि सुभाष चंद्र बोस इनसे बहुत मतों से आगे रहते हैं। इनका जो वोट प्राप्त होता है आपका 1376, मतलब 1376 वोट इनको मिलता है। वहीं सुभाष को देखिए 1575 मिलता है, 1575। आप सोच सकते हैं कितना प्रभावित एक लीडर हुआ करते थे। देखिए, लेकिन घटना, एक ऐसी घटना घटित होती है, सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी उसमें टोटल 14 मेंबर थे। 14 मेंबर में से 12 मेंबर क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं। क्यों रिजाइन देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गांधी जी के विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती थी। अब बच जाते हैं सिर्फ दो, एक तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये दो लोगों को लेकर वो ज्यादा कुछ प्रभावित तौर से कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, और वो अपने अध्यक्ष पद से रिजाइन दे देते हैं और गांधी जी को कहते हैं, जब गांधी से आखिरी बार मुलाकात होता है इंडिया में ही, तो गांधी जी अपना विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि देखो सुभाष, मैं तुम्हें गलत नहीं मानता, तुम भी देश को आजाद कराना चाहते हो और मैं भी आजाद कराना चाहता हूँ, पर तुम्हारा जो रवैया है वो कुछ अलग है और मेरा रवैया जो है कुछ अलग है। हम दोनों एक रास्ते में नहीं चल सकते। मैं जहां नॉन वायलेंस पर विश्वास करता हूं वहीं तुम वायलेंस पर विश्वास करते हो। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस भी इस बातों से सहमत हैं कि हाँ, गांधी जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और वो देखिए 1938 में अपना पद से रिजाइन भी दे देते हैं बेझिझक। ऐसा नहीं कि बहुत सदमा में चले जाते हैं, बेझिझक रिजाइन दे देते हैं। और 1939 में इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1939 में इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। देखिए, और 1939 में ही देखिए कांग्रेस जो है दो दल में डिवाइड हो जाती है, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो जैसे कि जानते हैं कि सारे लोग तो गांधी जी को अच्छा नहीं पाते थे, या सारे लोग सुभाष चंद्र बोस को भी अच्छा नहीं पाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो सुभाष चंद्र बोस को अच्छा पाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी को अच्छा पाते थे। तो कांग्रेस में दो विचारधारा आ गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो नरम दल जो था वो गांधी जी का विचारधारा के साथ तालमेल बनाकर रखता था, और वहीं जो गरम दल था, जैसे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए थे वो भी गरम दल का, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका देखा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विचारधारा कहीं कहीं गरम दिखता है, लेकिन वो थे नरम दल में, माने गांधी जी की तरफ में थे। अब देखिए, वो एक समय आता है जिस समय में महात्मा गांधी आपका महाराष्ट्र के
अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखते हैं कि ब्रिटिश को अब भारत छोड़ना पड़ेगा। अगस्त महीने का प्रस्ताव होता है, तो जहां वो प्रस्ताव रखते हैं उस मैदान को अगस्त मैदान के नाम से भी जाना जाता है, और वो सन होता है 1942। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी वहां से एक डंका बजाते हैं ब्रिटिशों का विरोध में, और वो उस आंदोलन का नाम देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब गांधी जी भी समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस का जो रवैया था वो पूर्ण रूप से गलत नहीं था, कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी जगह पर सही था। मैंने अहिंसा नीति को अपनाया इतने वर्षों तक, लेकिन ब्रिटिश के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ब्रिटिश कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अहिंसा नीति को अपनाते चले जा रहा हूँ, और ब्रिटिश जो है हमसे दिन प्रतिदिन झूठ बोलते चले जा रहा है। और हमारे जो नेता जो है, बड़े तबके के नेता या छोटे तबके के नेता या हमारे देश की जो जनता है, उनके ऊपर दमन चक्र चलाते चलाते रही है। अब देखिए, इसलिए गांधी जी 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। इसी अधिवेशन में गांधी जी एक नारा भी देते हैं, है ना। नारा क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट नारा होता है डू और डाई, डू और डाई। देखिए परीक्षा में ये प्रश्न उठता है कि डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, कब दिया था, या डू और डाई जो स्लोगन है किस आंदोलन से संबंधित है, ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जब गांधी जी डू और डाई जब आंदोलन चला रहे थे, तो इस आंदोलन के दौरान जो सुभाष चंद्र बोस थे वो आपका भारत में नहीं थे, वो विदेश में थे। और वहां से जब सुनते हैं कि गांधी जी नॉन वायलेंस का जो पुजारी थे, कहीं ना कहीं ये वायलेंस पे उतर रहे हैं धीरे 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 ही सही, तो वहां से विदेश से रेडियो के माध्यम से जो ये गांधी जी का जो आंदोलन होता है, गांधी जी के द्वारा जो संचालन होता है, इस आंदोलन का नाम देते हैं नॉन वायलेंस गोरिल्ला वारफेयर। ठीक है, और वहीं से रेडियो के माध्यम से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन की संज्ञा देते हैं। मतलब किसी ने यदि गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा है तो वो व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी प्रिंस एमोंग द पैट्रियोट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, देखिए दोनों व्यक्ति एक दूसरे का बहुत इज्जत करते थे। और सुभाष चंद्र बोस को देखा जाए एक ऐसे नेता थे कि उनके अंदर में अपने आप को सेना का अध्यक्ष कराने का बहुत ज्यादा जुनून था, और ब्रिटिशों का ऐसे चकमा देते हैं कि ब्रिटिश उनको समझ तक नहीं पाती है कि व्यक्ति है कैसा। देखिए जैसे कि मैं आपको बताया 1942 में वो तो विदेश में थे, तो पहले तो भारत में थे, भारत से विदेश में जाते हैं। तो देखिए जैसे कि जब उनको टीबी हो जाता है तो उनको माने हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो जाता है, तब उनको ब्रिटिश देखती है कि यदि मैं इसको सही तरीका से इलाज नहीं कराऊंगा तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके सपोर्ट में गर्मपंथी लोग बहुत ज्यादा थे। तो ब्रिटिश इनका अच्छी तरह से इलाज भी कराती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, इनको घर में भेज दिया जाए, इलाज हो जाए। और जैसे ही इनका इलाज हो जाता है पुनः उठा के इनको जेल में लाया जाएगा। लेकिन देखिए घर में तो जाते हैं और उनकी घर में
यूं कह लीजिए घर में उनको नजरबंद कर दिया जाता है। 2-4 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ब्रिटिश का, उन पर नजर रखने के लिए कि कब सुभाष चंद्र बोस निकलते हैं कब नहीं निकलते हैं। तो उन दिनों में सुभाष चंद्र बोस देखते हैं कि मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, यदि देश के लिए कुछ करना है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ निकलने के लिए एक तरकीब अपनाते हैं। क्या तरकीब अपनाते हैं? अपने माता श्री को कहते हैं कि माँ, मैं अनशन व्रत करना चाहता हूँ। उनकी माता जो थी देवी की पुजारी थी, शक्ति की पुजारी थी, माँ दुर्गा उनका कुल देवी थी। तो बोलते मैं माता की आराधना करना चाहता हूँ 15 दिन तक, मैं उपवास रहना चाहूंगा। यानी उपवास माने कहने का मतलब 15 दिन तक पूरी तरह से हंगर नहीं, भूख हड़ताल नहीं, बल्कि मैं फल फूल खा लूंगा लेकिन अनाज का ग्रहण नहीं करूंगा, और मैं किसी से कुछ मिलूंगा नहीं, नहीं कोई बाहरी चीजों को मैं, जैसे कि मान लीजिए भौतिक जीवन जो होता है, भौतिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखूंगा। एक ऋषि का जीवन व्यतीत करने का अपने ओर से मैं प्रयास करूंगा। और वो क्या करते हैं, घर में एकांत एक रूम में बैठ जाते हैं और सामने एक पर्दा लगा दिया जाता है और उनको वहां से खाना सप्लाई किया जाता है। ठीक है, खाना सप्लाई जाता है, माँ ले जाकर खाना देती है। अब उस खाना को उनकी भतीजा और भतीजी जो थी वो खा लेती थी। और माँ सोचती थी कि सुभाष तो खा ही रहा है, मैं खाना दे रही हूँ, खाना खाली फिर निकल जाता है, वो तो खा रहा, चलो घर में ठीक है कोई बात नहीं, 15 दिन की तो बात है। लेकिन इस 15 दिन में ही सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ना था। और देखिए इसमें उनका साथ जो देता है एक काबुल का ही एक पठान होता है जो कि सुभाष चंद्र बोस को इस रणनीति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपका कोलकाता से जब वो निकलते हैं तो एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर निकलते हैं। उस समय उनका नाम होता है मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर वो क्या करते हैं, वहां से निकलते हैं और आपका कोलकाता से धनबाद जाते हैं, धनबाद से काबुल। काबुल जाने के दौरान उनको जो सिक्योरिटी एजेंट जो होता है कहीं ना कहीं उनको शक के नजरिए से देखता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो काबुल की जो भाषा थी वो भाषा का प्रैक्टिस तो नहीं कर पाते हैं, तो उनके जो गाइडलाइन में जो थे, जो पठान थे, वो उनको गूंगा बनने के लिए कहते हैं और वो गूंगा बन जाते हैं। मतलब कुछ बोलते नहीं है, कुछ अपना परिचय नहीं देते हैं। उनका जो पठान जो था काबुल का ही था। तो जब सिक्योरिटी एजेंट उनको पूछता है, सिक्योरिटी एजेंट की ये कौन है, तो बोलता है कि देखिए इनका एक बीमारी होता है, अब बीमारी में इनकी आवाज चलाता है, मैं एक दरगाह है काबुल में ही, मैं दरगाह में इनको लेके जाता हूँ, वहां अल्लाह से कुछ मन्नत मांगूंगा ताकि इनकी आवाज ठीक हो जाए। और वो काबुल तक पहुंच जाते हैं। काबुल से देखिए वहां से उनको जाना होता है आपका रूस। ठीक है, अब ये जो टूर था इनका अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा था। उसी समय में देखिए जब जर्मनी जो था विश्व का सबसे टॉप कंट्रियों में से एक था। ब्रिटिश को यदि कोई दबा कर रखना चाहता था तो था जर्मनी। लेकिन कहीं ना कहीं जर्मनी का जो शासक था हिटलर, वो ब्रिटिश को तारीफ भी करता था, क्योंकि ब्रिटिश जिस तरह से भारत के लोगों को दबा कर रखी थी, तो जर्मनी भी कहीं ना कहीं विश्व के नुमाइंदों को या विश्व के लीडरों को दबा कर रखना चाहती थी, उस पर डोमिनेट करना चाहती थी, उस पर अपना शासन चलाना चाहती थी। तो इसका तारीफ भी करता था ब्रिटिश। और वो सुभाष चंद्र बोस को कहीं ना कहीं उपयोग भी करना चाहता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे
कि जो कि बड़ी आसानी से हिटलर उनका उपयोग कर ले, बल्कि सुभाष चंद्र बोस हिटलर का ही उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो काबुल तक पहुंचाने के लिए जो एक पठान होता है उसका नाम होता है मीका अकबर शाह। ठीक है, मीका अकबर अकबर शाह, ये जो है ये काबुल तक पठाने का माने काबुल तक भेजने का एक रणनीति बनाते हैं, और उस रणनीति पर ही सुभाष चंद्र बोस अग्रसर बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए काबुल पहुंचते हैं, काबुल से अब इनको जाना है रूस। ठीक है, तो इटली से इनको पासपोर्ट चाहिए। इटली से पासपोर्ट, एक एजेंट होता है, एजेंट इनको एक पासपोर्ट बना कर देता है। तो वहां पर उनका एक पासपोर्ट पर नाम देखिए, तो आप देख रहे हैं आपका मोहम्मद जियाउद्दीन बन चुके हैं, अब तक गुंगा भी बन चुके हैं। अब पासपोर्ट पर जो इटली से जो उनको पासपोर्ट प्राप्त होता है, उस पासपोर्ट में इनका नाम होता है ऑरलैंडो मेजाटो मेजाटा। ठीक है, और ऑरलैंडो मेजाटा उनका नाम होता है। इस नाम से वो चलते हैं। तो देखिए ब्रिटिश कहीं ना कहीं उनको पकड़ तक नहीं पाती है कि ये व्यक्ति आखिर कहाँ गया। देखिए फाइनली ब्रिटिश को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अब भारत में नहीं है। ब्रिटिश के कान खड़े हो जाते हैं। और देखिए सच कहा जाए तो ब्रिटिश को पता नहीं चलता, लेकिन घर वाले लोग ही उनको बताते हैं। क्यों बताते हैं कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस को कोर्ट में पेश होना था। प्रातःकाल बोला जाए तो पकड़ के जब कोर्ट का कार्यवाही जो स्टार्ट होता है उस समय में इनको कोर्ट में जाना था। तो सुबह ही सुबह क्या करते हैं, इनकी भतीजी जो है वो चिल्ला के कहती है कि अंकल नहीं है, अंकल नहीं है घर में। ठीक है, हालांकि इनकी भतीजी और भतीजा और जो भाई थे ये सब रणनीति के ही एक पार्ट थे। सिर्फ नहीं जानते थे तो वो माता नहीं जानती थी। तो जब उनके भतीजा चिल्ला के कहती है कि अंकल नहीं है घर में, तो जो ब्रिटिश कुछ पहरेदार रखी थी उनके घर में कि उनको देखे, ब्रिटिश कहीं ना कहीं कान खड़े कर लेती है। अब देखिए अब घटना होता है आपका जर्मनी से वो कहां पहुंचते हैं, जर्मनी से अब जापान पहुंचते हैं। ठीक है, और जापान उन दिनों में काफी पावरफुल था। जर्मनी के बाद यदि कोई पावरफुल था तो वो था जापान। जापान एक द्वीप होता है जो कि सुमात्रा द्वीप होता है। ठीक है, जर्मनी से वो जाते हैं कहा, जर्मनी से जापान। जापान एक सुमात्रा द्वीप होता है। इस द्वीप पर वो क्या करता है, अपना अधिकार जमा चुका है, जो कि इंडोनेशिया में है ये। ठीक है, और कहा जाता है कि जर्मनी से जब सुमात्रा द्वीप पर जा रहे थे तो ऐसे एक पनडुब्बी था। उस पनडुब्बी में सभी जर्मनी सेना थे, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति, सेना के बीच में एक व्यक्ति बैठा रहता है जिसका नाम होता है ओलांडो मजाटा। और जर्मनी सेना समझ तक नहीं पाती है कि उनके बीच में कोई इंडियन व्यक्ति बैठा है। तो आप समझ सकते हैं वो भेष बदलने में कितना माहिर थे। लेकिन जापान तो पहुंच जाते हैं, सुमात्रा द्वीप भी पहुंच जाते हैं, और जापान का रिलेशन सिंगापुर से खराब था। किससे खराब था, सिंगापुर। जापान का रिलेशन सिंगापुर से अच्छा नहीं था। एक समय ऐसा आता है कि जापान सिंगापुर पर अटैक कर देता है और सिंगापुर को अपने कब्जे में ले लेता है। अब सिंगापुर देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में था। इधर अगर मलेशिया है तो इधर इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया को तो अपना अधिकार जमा ही चुका था जापान, और ये सिंगापुर जो है बीच में था, और इधर में मलेशिया था, दक्षिण मलेशिया। तो इस पर अपना अधिकार जमा चुका होता है।
सिंगापुर पर भी। और सिंगापुर को कहीं सिंहों का शहर कहा जाता था। ठीक है, किसका शहर कहा जाता था? सिंहों का, सिंहों का शहर कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, अब वहां पर सिंगापुर जाते हैं तो जापान को एक बुद्धि देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। क्या बुद्धि देते हैं? जापान जब सिंगापुर पर अटैक करता है प्लेन से, तो जापान का जो पीएम थे, सेना अध्यक्ष नहीं, पीएम नहीं, सेना अध्यक्ष थे, जिनका नाम था तोजो। तोजो को कहते हैं कि देखो, तोजो जो सेना अध्यक्ष हुआ करता था, तो जो कहते हैं कि देखो तुम बुद्धिस्ट हो, जाहिर सी बात है, और भारत भी क्या है? बुद्धिस्टों का देश है। बोध गया, जानते हैं, गौतम बुद्ध का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तो उस हिसाब से हम भी बुद्धिस्ट हुए हैं, तो इस हिसाब से हम दोनों भाई हुए होते हैं। तो जो इनके पास से इतना प्रभावित होता है कि तो जो अपने पार्लियामेंट में जाके कहता है कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का साथ देने वाले हैं। अब भारत का साथ देने के पीछे कारण ये था कि भारत में ब्रिटिश थी, और ब्रिटिश ब्रिटिश का कौन था? दुश्मन था। ब्रिटिश का दुश्मन जापान था। तो और भारत में ही कहीं ना कहीं विद्रोह पनप रहा। मतलब जो काम जापान करना चाहता था अपने सेना के माध्यम से, वही काम सुभाष चंद्र बोस अपने माध्यम से या सुभाष चंद्र के माध्यम से जापान करवाना चाहता था, ब्रिटिश को नाश करना चाहता था। तो उस हिसाब से जापान जो है पूरी तरह से आपका सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करता है। और इसी बीच में देखिए क्या होता है, जब सिंगापुर पर जब जापान का आपका शासन हो जाता है, तो सिंगापुर में ही एक व्यक्ति थे जो कि वहां के भारतीयों को क्या करते थे? मोटिवेट करते थे। उनका नाम था रास बिहारी बोस। ठीक है, क्या नाम था उनका? रास बिहारी बोस। सिंगापुर में आपका देखिए टोटल 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे। लेकिन यहाँ पर देखिए 85,000 ब्रिटिश सैनिक थी, पर इस 85,000 में 45,000 भारतीय सैनिक होती है। ठीक है, 45,000 से 85,000 से 45,000 भारतीय सैनिक है। तो जाहिर सी बात है भारतीय सैनिकों का भी दबदबा था वहां पर। लेकिन सिंगापुर जब हार जाता है जापान से यह हार जाता है, तो ये सेना किसके अंदर में हो जाता है? जापान के अंदर में। और जापान के साथ किसका रिलेशन अच्छा था? अभी फिलहाल सुभाष चंद्र बोस के साथ अच्छा रिलेशन है। तो ये सारा सेना को सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है, कि आप लोग संभालिए इसको, क्या कर सकते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस देखिए रासबिहारी बोस से वो होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं वहां पर। हालांकि देखिए ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव व्यक्ति थे ही। और रासबिहारी बोस आपका सिंगापुर में ही इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भी करके रखे रहते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी को ही देखिए बाद में आजाद हिंद के नाम से जाना जाता है। और कैप्टन मोहन सिंह ने
मलया जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था। मतलब कैप्टन जो मोहन सिंह थे, जापान के एक मलया जगह था, वहीं पर कैप्टन मोहन सिंह को भी आत्मसमर्पण करता है जापान के सम्मुख। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए कि इनका जो रवैया था काफी काफी वो था, एक्टिव रवैया था। लेकिन इसी बीच में सुभाष चंद्र बोस अब यहीं पर नहीं रुकते हैं। सुभाष चंद्र बोस यहां से और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1942 ईस्वी में टोक्यो के प्रवासी भारतीयों की सभा में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुआ था, जिसका अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। ठीक है, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज को पुनः जीवित करने का फैसला लिया। तब सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? जापान में थे। अब उनको वहां से बुलाया गया और वहां से आने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभापति बना दिया जाता है। और 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने ब्रिटिश से भारत को मुक्त कराने का संकल्प लेते हैं। कब? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, 1943 में सिंगापुर में भारत को आजाद कराने के लिए क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं। और अपने जो सेना थे, उस सेना के अंदर में आपका देखिए कई ब्रिगेड बनाते हैं, जिसमें आपका ब्रिगेड में देखा जाए तो झांसी रानी रेजिमेंट बनाते हैं, महिला ब्रिगेड बनाते हैं, ठीक है, और नेहरू ब्रिगेड भी बनाते हैं। माने इस हिसाब से देखा जाए कि वो अपने गतिविधियों को दिन प्रतिदिन क्या कर रहे थे? वृद्धि कर रहे थे। पर थोड़ा अब यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ता है सुभाष चंद्र के सेना के ऊपर में। और यहीं पर देखिए सिंगापुर में ही आपका सुभाष चंद्र बोस कई कंडीशन रखते हैं अपने ब्रिगेड के सामने। कहते हैं कि देखिए पहला नंबर, हम लोग में जो भी व्यक्ति एक दूसरे को इज्जत करना चाहता है तो सर्वप्रथम क्या कहेगा? जय हिंद कहेगा। आज भी आप जानते होंगे कि सेना में सबसे ज्यादा कोई शब्द कहा जाता है तो जय हिंद, जय हिंद साहब जी कहा जाता है। तो ये एक सम्मान वाले शब्द बन जाते हैं, जय हिंद। तो दूसरा इनका दूसरा विचार होता है कि भारत का राष्ट्रीय जो गीत है वो जन गण मन होगा, और इनका जो फ्लैग होगा, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो फ्लैग होगा, ठीक है, 3 रंगों का होगा। 3 रंगों का होगा। उस 3 रंग में केसरिया रंग, ठीक है, ऊपर में केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे में हरा। और यहाँ पर बाघ का एक तस्वीर, ये आजाद हिंद फौज का जो फ्लैग था उसका झंडा था। ठीक है, और इस हिसाब से सुभाष चंद्र बोस अपने ब्रिगेड को या अपने सेना को मोटिवेट करते रहते हैं और देश के आजादी में अपना योगदान देते चले जाते हैं। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन को दोहराया था। क्या स्लोगन था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू विल गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यदि आप योगदान देते हैं तो वो योगदान के बदले क्या देंगे? आपको आजादी देंगे। ठीक है, अब लेकिन देखिए सुभाष चंद्र बोस का जो टर्म्स था जापानियों के साथ इतना घनिष्ठ हो चुका था कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही थी इनके यूनिटी को देखकर।
जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया हूं कि जर्मनी सबसे स्ट्रॉन्ग, ब्रिटिश पकड़ के चले, पहले तो ब्रिटिश होती है, ब्रिटिश के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद यदि कोई आता है तो वह है जापान। तो देखिए अब ब्रिटिश जो थी, आपका बर्मा, इम्फाल, नागालैंड, इन सब सेक्टर में देखा जाए तो ब्रिटिश अपना दबदबा बना कर रखी थी कि सुभाष चंद्र बोस भारत ढुकेंगे तो कैसे ढुकेंगे, ठीक है ढुकते तो कोई बात नहीं, हम इनको यहीं पर समाप्त कर देंगे। लेकिन जापान भी एक समय में कमजोर हो जाता है। कैसे कमजोर हो जाता है, देखिए जापान के ऊपर में आपका अमेरिका बम गिरा देता है, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर। जैसे कि जानते हैं नागासाकी कब पर बम गिराता है, 6 अगस्त को, ठीक है, नागासाकी पर, नागासाकी पर 6 अगस्त को बम अमेरिका गिराता है, परमाणु बम, ठीक है, जिसका नाम था लिटिल बॉय, 6 अगस्त को। और ठीक 3 दिन के बाद हिरोशिमा पर बम गिराता है, परमाणु बम, जिसका नाम होता है फैटमैन। तो इस हिसाब से जापान पर 2 बार बम गिरता है, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा। अब जापान कमजोर हो जाता है और जापान आत्मसमर्पण कर देता है। अब आत्मसमर्पण करने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो है थोड़ी बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और उनका जो आजाद हिंद जो फौज था उसे भी आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है, यानी बाध्य हो जाती है। ब्रिटिश बहुत सारे सैनिकों को, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के पश्चात उनको पर अब कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन उस समय में देखा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उच्च तबके के जो वकील हुआ करते थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करते हैं। देखिए अब तक जो लड़ाई लड़े थे हम लोग 1942 पार कर चुका है और हम लोग 1943 में प्रवेश कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस के जो सैनिक जो है अब ब्रिटिशों के सामने यदि बाध्य होती है तो वो 1942 नहीं होता बल्कि 1943 होता है। तो 1943 में ब्रिटिश क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है। कमजोर होने का कारण है, देखिए इतना लड़ाई लड़ी है कि ब्रिटिश अब लड़खड़ा जाती है। यहाँ तक कि जैसे कि आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जैसे कि भारत में जब प्रवेश करते हैं तो उनको बर्मा में संघर्ष करना पड़ता है, ब्रिटिशों के साथ लड़ाई करना पड़ता है, मणिपुर में संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद नागालैंड, इसके बाद आसाम और यहाँ से दिल्ली तरफ चलते हैं। तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नुकसान उठा चुकी थी। अब उसके पास इतनी साहस नहीं थी कि वो पूर्ण रूप से भारतीयों के ऊपर में अपन दमन चक्र को चलाए। ऐसे समय में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ब्रिटिश को अलर्ट करते हैं कि देखिए यदि आप इस तरह का हरकत करते हैं तो आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्हें सेना लोग दिलो जान से चाहते थे। यदि आप सेना के ऊपर में अत्याचार करते हैं तो आपको एक लड़ाई याद रखना होगा 1857 में, जिसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। उस विद्रोह में आपकी क्या हालत हुई होगी आप भी समझ सकते हैं। ऐसा आंदोलन फिर हो जाएगा सेना लोग, क्योंकि सारा सेना लोग अब तक जो आई है आपका इतना देशों से लड़कर, इतना देशों से ट्रेनिंग लेकर वो कमजोर नहीं है, उसका एक पल भी आराम से नहीं बीता है, तो पूरी रूप से ट्रेंड है, तो आपका और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए बात ऐसा ही होता है और ब्रिटिश लड़का पंडित जवाहरलाल नेहरू को बातों से सहमत भी होती है और उनको कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। आजाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे सबको छोड़ दिया जाता है। और देखिए अब मैं बताना चाहूंगा उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति ये फोस्टन, ठीक ना, फोर्टेन थे, ये फोर्टेन, जो कि एक समय में कॉलेज का प्रोफेसर हुआ करते थे 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जब जा रहे थे तो
प्लेन क्रैश होता है और उसी समय में पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन इतिहास में इसका अलग अलग इतिहास में अलग अलग उल्लेख मिलता है। इसलिए मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि ये सही कहा गया है या सही उल्लेख है, क्योंकि आज तक इतिहास में गुमशुदा है इनकी ये जीवन की जो आखिरी स्टोरी जो है, ये अभी भी गुमशुदा है। हालांकि सरकार, भारत सरकार इस पर शोध कर रही है, प्रयास कर रही है इनके बारे में जानने का, लेकिन अभी तक कुछ तथ्य जो है अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखिए, ये फोर्टन जो है, ये क्या करते हैं, बांग्ला में एक कविता लिखते हैं। किसके ऊपर में? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर में। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, ये वही व्यक्ति थे जिनके साथ सुभाष चंद्र बोस ने मैन हैंडलिंग किए थे कॉलेज के दिनों में। लेकिन ये देखिए आप क्या करते हैं, ये कविता लिख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये कितना प्रभावित हो चुके थे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और अब अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तब तक सब्सक्राइब भी कर देंगे, और लाइक और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।